Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 10th Economic Chapter 3 Money and Credit. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग पढ़ चुके हैं कि वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट, यानी हमने देखा कहाँ कहाँ से लोन प्रोवाइड होता है और कौन कौन लेता है। इस वीडियो में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, यानी फॉर्मल सेक्टर जो क्रेडिट का है इंडिया के अंदर क्या क्या है, कहाँ से लोन एक्चुअली में जो संस्थाएं हैं लोन देती हैं, औपचारिक और अनौपचारिक में डिफरेंस समझेंगे और ये देखेंगे उसके बैड इफ़ेक्ट, नेगेटिव और उसके प्रॉफिट दोनों देखेंगे कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है स्टूडेंट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। वी हैव सीन इन द एबव एग्जांपल दैट पीपल ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हमने देखा कि लोन जो है अलग अलग सोर्सेज से लोगों को मिलता है। द वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स कैन बी कन्वेंशनल्स ग्रुप एज, जो अलग अलग तरीके का लोन होता है वो फॉर्मल होता है, फॉर्मल सेक्टर लोन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स, यानी दो तरीके का लोन्स होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। अमंग द फॉर्मर्स आर लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कॉपरेटिव्स। अगर बैंक से लिया जा रहा है, कॉपरेटिव से लिया जा रहा है तो वो फॉर्मल है। एंड द इनफॉर्मल लैंडर्स इंक्लूड मनी लैंडर, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एक्सेट्रा। अगर इन सब से आप लोन ले रहे हो, गांव में कोई व्यापारी है या फिर कोई मालिक है यानी एम्प्लॉयर्स है, या आपका कोई रिश्तेदार है या आपका दोस्त है या मनी लैंडर है जो कि उधार देता है, तो ये सारे जो हैं ये इनफॉर्मल में आते हैं। दैट मीन्स पर्सनल कुछ एग्रीमेंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग गिरवी रखी जाती है चीज़ और कब देना है उसके अकॉर्डिंग लोन लिया जाता है। इनफॉर्मल में बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अगर आपने 1 लाख लिया है और उस पर 5% पर मंथ लगाया जा रहा है तो आप उसमें समझो 12 मंथ में 60% दिया जा रहा है पूरे साल का, तो 60,000 एक्स्ट्रा आपको उसके अमाउंट के साथ देना है। प्रिंसिपल जो आपका 1 लाख है, 1 लाख है, तो उसमें प्लस करेंगे तो 160 आपको रिटर्न करना है, तो कितना ज़्यादा होता है। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो ग्रामीण यानी गांव में 1,000 फैमिलीज़ हैं वो कहाँ कहाँ से लोन लेती हैं 2012 के अकॉर्डिंग। 1% है जो गवर्नमेंट है, इंस्टीट्यूशनल एजेंसी हैं जो 2% है, जो दूसरी हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल, और रिलेटिव एंड फ्रेंड्स है 8% लोग लेते हैं, और लैंडलॉर्ड से यानी जो मालिक होता है उससे 1% है, और अदर इंस्टीट्यूशनल्स हैं, कमर्शियल्स बैंक हैं जो यहाँ पे कमर्शियल्स बैंक बोला है कि 25% हैं, और अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसी हैं 5% है। मनी लैंडर सबसे ज़्यादा 33% है जो लोग उधार लेते हैं और जो साहूकार होते हैं मतलब, और कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक है 25%। तो ये एक दिखाया है गांव में, रूरल एरिया में जो क्राइटेरिया है कि किस तरीके से लोन लेते हैं। और ये जो ग्राफ 1 में दिखाया गया है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि यू कैन सी द वेरियस सोर्सेज ऑफ क्रेडिट टू रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया। दैट मीन्स कि आप देख सकें कि किस तरीके से रूलर्स में अलग अलग भारत के अंदर गांव में अलग अलग सोर्स होते हैं उधार लेने के। इज़ मोर क्रेडिट कमिंग फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर और द इनफॉर्मल सेक्टर। मोस्टली कहाँ से आता है, फॉर्मल से आता है ज़्यादा या इनफॉर्मल सेक्टर से? इस क्वेश्चन को हम रीड करने के बाद आंसर देंगे। अभी पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे कि आंसर जो मेन है आता कहाँ से है। ठीक है। तो उसके बाद है द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल। जो रिज़र्व बैंक है वो फॉर्मल सेक्टर के जो सोर्सेज होते हैं लोन्स के उसको सुपरवाइज करता है, देखता है, निगरानी रखता है कि काम किस तरीके से करते हैं। अभी मैं सिर्फ फॉर्मल के देख रहे हैं। फॉर इंस्टेंस उदाहरण, वी हैव सीन दैट द बैंक्स मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव। और बैंक की ये जिम्मेदारी होती है कि वो मिनिमम कैश बैलेंस अपने पास रखेगा। द आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। और आरबीआई इनको चेक करता है कि इन्होंने मिनिमम बैलेंस बैंक में रखा है या नहीं, क्योंकि कैश के रूप में इन्हें 50% अपने बैंक में रखना होता है, बाकी वो लोन दे सकते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से आरबीआई सी दैट द बैंक गिव्स लोन्स, और ये भी देखता है कि आरबीआई बैंक किस किस को लोन दे रहा है, नॉट जस्ट अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस
businesses and traders but also a small cultivators, small industries to small borrowers। उसके देखने का काम है कि कहीं ऐसा ना हो कि बड़े बड़े व्यापारियों को, ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले लोगों को, व्यापारियों को, बिजनेसमैन को ही कहीं बैंक पैसा तो नहीं दे रहा, क्योंकि वो ऐसे कि छोटे व्यापारी जो होते हैं, छोटे इंडस्ट्री लगाने वाले जो होते हैं, जो छोटे उधार लेने वाले होते हैं, उनको बैंक लोन दे रहा है या नहीं दे रहा। तो ये सारी चीज़ें आरबीआई ऑब्जर्व करता रहता है। पीरियडिकली बैंक हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू द आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लैंडिंग, और समय के अनुसार आरबीआई के पास बैंक को अपनी सारी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ती है कि कितना उसने उधार ले रखा है, कितना दिया है, एंड टू होम एट वट इंटरेस्ट रेट एटसेट्रा, और किस रेट पे दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें डिटेल देनी होती हैं। देयर इज़ अ नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेज द क्रेडिट, और लेकिन यहाँ पे देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है क्रेडिट को इनफॉर्मल सेक्टर में सुपरवाइज करने के लिए। जैसे कि आपने अपने रिलेटिव या दोस्त से लिया, तो वहाँ पे आपकी सिर्फ आपस की जो एग्रीमेंट है, आपस में दोनों में जो बात हुई है, सहमति हुई है, वही एक वो होता है सुपरवाइज। अदरवाइज वहाँ कोई सुपरवाइज नहीं है आपको देखने के लिए कि इनफॉर्मल सेक्टर में आपको निगरानी रखने के लिए कि आप क्या कर रहे हो। दे कैन लैंड टू वट एवर इंटरेस्ट रेट दे, और किसी भी इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल सकता है, वो प्रोवाइड करा सकता है इनफॉर्मल सेक्टर में। चूज़ जो भी वो चूज़ करेगा। देयर इज़ नो वन टू स्टॉप देम, उनको कोई स्टॉप करने वाला नहीं है। फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू, यानी जो गलत चीज़ें होती हैं, टू गेट देयर मनी बैक, यानी पैसे वापस लेने के जो तरीके होते हैं। जो साहूकार होता है या व्यापारी होते हैं जो पैसे देते हैं, तो बड़े गलत तरीके से वसूली वापस लेने के वो तरीके भी अपनाते हैं अगर कोई पैसे वापस नहीं करता है। कंपेयर टू द फॉर्मल लैंडर्स, फॉर्मल लैंडर्स में ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लैंडर चार्ज अ मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन, जो इनफॉर्मल लैंडर्स होते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट लगाते हैं लोन पे। दस द कॉस्ट ऑफ द बोरोवर ऑफ इनफॉर्मल लोन इज़ मच हायर, इसीलिए जो इनफॉर्मल लोन्स होते हैं बहुत ज़्यादा हायर होते हैं, ऊंची कॉस्ट पड़ जाते हैं, बोरोवर को रिटर्न करना भी मुश्किल पड़ जाता है। जैसे कि स्वप्ना के केस में आपने देखा था, उसको अपनी ज़मीन तक बेचनी पड़ी और लोन के ऊपर लोन लेना पड़ा, क्योंकि जो उसने अपनी कल्टीवेशन करने के लिए लिया था, उसकी फसल ख़राब हो जाती है तो वो नहीं पे कर पाती है, दोबारा से लोन लेती है और वो एक ट्रैप में फंस जाती है। तो जो मोस्टली रूरल एरिया में जो मतलब फार्मर होते हैं वो इस ट्रैपिंग में फंस जाते हैं। एंड हायर कॉस्ट ऑफ बोरिंग मीन्स अ हायर पार्ट ऑफ द अर्निंग ऑफ द बोरोवर इज़ यूज टू रीपे द लोन। दैट मीन्स अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसा मिला है तो आपको ये समझ लो कि रिटर्न भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला, अगर 5% आपने 1 लाख लिया है 5% पे, तो अगर आपने एक साल के लिए भी लिया तो आपको 160 वापस करना पड़ेगा, और आपकी इनकम से एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जो उसको वापस करना पड़ता है। जैसे कि हमने श्यामल इन सोनपुर में उसकी कहानी से समझा था, जो एक फार्मर था। इन सर्टेन केस द हाई इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग कैन मीन दैट द अमाउंट टू बी रिपेड इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ द बोरोवर। और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से हाई इंटरेस्ट रेट जो होता है बोरोइंग लेने के लिए जो अमाउंट होता है उसको रीपे करना ग्रेटर देन द इनकम ऑफ द बोरोवर की जो इनकम होती है उससे भी ज़्यादा उसका इंटरेस्ट रेट और उसका इंटरेस्ट हो जाता है और उसका अमाउंट हो जाता है, जो उसको वापस करना बहुत मुश्किल होता है। और दिस कुड लीड टू इंक्रीज डेप्ट, और यही उसको एक डेप्ट में फंस जाता है। एज वी सॉ फॉर रामायण सोनपुर, जैसे कि हमने सोनपुर में देखा था। एंड उसके बाद अगर हम देखें, विश टू स्टार्ट एंड एंटरप्राइजेज बाय बोरोइंग मे नॉट बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। और कई बार क्या होता है, जो एंटरप्राइजेज होती हैं बोरोइंग की वजह से वो स्टार्ट भी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा उनको लॉस होता है और तो उद्योग नहीं लगा सकते हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है एंटरप्राइजेस को स्टार्ट करने में। तो नॉट डू सो, तो ऐसा नहीं करते हैं, और ना ही एंटरप्राइजेज क्या होती है डिक्रीज़ होती रहती है फिर टाइम टू टाइम, और इतना फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता है बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। अगर उनको ऊंचे दामों पे पैसा मिलेगा तो एंटरप्राइजेज कोई भी सेटअप करना नहीं चाहेगा। फॉर दिस रीज़न, ये सारे रीज़न हैं, और इसीलिए बैंक्स को और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को चाहिए कि नीड टू लैंड मोर, कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लोन दें। एंड दिस वुड लीड टू हायर इनकम, जिससे कि लोगों की इनकम इंक्रीज हो। मैनी पीपल्स कुड देन बोरो चीपली फॉर अ वैरायटी ऑफ नीड्स, और
जो लोगों की ज़रूरत है उनको वो पूरा कर सकें, एंड दे कुड ग्रो क्रॉप्स, वो अपनी क्रॉप्स को ग्रो कर सकें, बिजनेस कर सकें, सेटअप कर सकें स्मॉल इंडस्ट्री, दे कुड सेटअप न्यू इंडस्ट्री और ट्रेड इन गुड्स, और वो ट्रेड कर सकें और इंडस्ट्री सेटअप कर सकें। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इन क्रूशियल्स फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट, दैट मीन जो सस्ता और अफोर्डेबल क्रेडिट होता है, यानी कोई भी जो अफोर्ड कर सकता है उसकी वजह से कंट्री का सीधे सीधे डेवलपमेंट होता है, क्योंकि सस्ता अगर वो मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है, तो कोई भी इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है, अपना वर्क कर सकता है, उससे इकोनॉमिक ग्रो होगी, क्योंकि सीधी सी बात है इनकम ग्रो होगी, और डेवलपमेंट में सीधा सीधा रोल होता है। तो स्टूडेंट, ये आपने देखा कि किस तरीके से हमने जो फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर दोनों के फ़ायदे और नुकसान देखे। मोस्टली जो लोग हैं, यहाँ पे हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि भाई मोस्टली लोग कहाँ से लेते हैं सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर से या इनफॉर्मल सेक्टर से। मोस्टली इनफॉर्मल सेक्टर से ही लेते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा 30%, 33% मनी लैंडर। और क्यों लेते हैं? क्योंकि जो लोगों को एक तो नॉलेज नहीं होती है, एजुकेशन नहीं होती है, दूसरा उनके पास इतने कोलेटरल या गिरवी रखने के लिए कोई चीज़ नहीं होती है, और मोस्टली जो होते हैं जो उनके ऑनर होते हैं, साहूकार होते हैं, जो पास में होते हैं, जो जानते हैं, उनसे आपस में बातचीत करके जब वो उनको लोन मिल जाता है, ईज़िली मिल जाता है, तो वो उसमें फंस जाते हैं, और इनफॉर्मल सेक्टर से, अपने रिश्तेदारों से, रिलेटिव से, इनसे लेना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती है बैंक की। तो इसीलिए बैंक को एक रोल प्ले करना चाहिए, सरकार को, कि गवर्नमेंट को, कि वो इनफॉर्मल की जगह फॉर्मल सेक्टर को अगर इंक्रीज़ कर दे, तो इनफॉर्मल जो सेक्टर है वो अपने आप ही डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट फॉर्मल सेक्टर पे वर्क करेगी और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगी, तो वो देगी, तो वो अपना लोन ले सकते हैं और अपना वर्क इंक्रीज़ कर सकते हैं। थैंक यू।